तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि आदमी और ईश्वर के बीच का चुनाव था। हाँ, तो एक तरफ आदमी लोग चुनाव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ ईश्वर था, कि जनता ने उसको ईश्वर मान लिया है कि ईश्वर अगर दुख देता है तो ईश्वर का दुख मंजूर है, और अब अगर जो कुछ भी जिंदगी में अच्छा होना होगा तो वो ईश्वर ही करेगा, अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत दैवीय किस्म का चुनाव था, बहुत मजेदार किस्म का चुनाव था। लेकिन इसमें दो तीन चीजें मुझे कहनी है। वो ये कि ठीक है, ईवीएम की थ्योरी ठीक है, लेकिन आप 2%, 4%, 5% की बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा की बात नहीं कर सकते, और उसको लेकर भी बहुत श्योरली नहीं कह सकते, पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि हाँ ईवीएम में रिगिंग हुई है। तो उसको किनारे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ईवीएम में रिगिंग को वो लोग मानते हैं जो लोग चुनाव में उतरे थे, तो फिर उनको चुनाव का बायकॉट करना चाहिए था, नतीजों का भी बायकॉट करना चाहिए था, और नतीजों को एक्सेप्ट करने से मना करना चाहिए था। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है। तो जब चुनाव लड़ने वाले नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई रिगिंग है, तो हमको भी नैतिक तौर पर यह मानने का कोई अधिकार नहीं है कि ईवीएम में रिगिंग नहीं है, क्योंकि जो लोग स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने ही इसको किनारे कर दिया कि चलिए थोड़ा बहुत नमक के बराबर कुछ हो भी गया है। शुरू से चुनाव में जाते ही लोगों ने कह दिया था कि देखिए अगर 30% की बढ़त मिलती है तब तो आप क्लियरली आ पाएंगे, हम आ पाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 2-4% का अंतर रहेगा तो वो ईवीएम के जरिए या पोस्टल बैलेट के जरिए किसी ना किसी तरीके से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी, और वो हमने देखा होता हुआ। और मुझे नहीं पता है कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि थोड़ी बहुत रिगिंग हुई होगी। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, और जिस पर बुशरा का बहुत जोर था, वो ये था कि क्या इस चुनाव को लड़ने की कोई सिलसिलेवार तैयारी भी थी विपक्ष की? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ने ये सोचकर चुनाव लड़ा कि उसको चुनाव में जाना है, कोई बदलाव के लिए आश्वस्ति देनी है जनता के बीच? क्या, छोड़ दीजिए सीटें कितनी आई हैं, लेकिन क्या कन्विंसिंग अप्रोच के साथ निकले थे अखिलेश यादव? और अगर निकले थे तो सिर्फ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले क्यों? क्या उन्होंने कोई सोशल इंजीनियरिंग इसके लिए वीव की थी? क्या तैयारी की थी? क्या उन्होंने वाकई टिकट बंटवारा बहुत सोच समझ कर किया था? उनको समझना चाहिए था। और मैं मायावती जी की बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पर, उनको तो मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं कि उन्होंने अपनी पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सामने गिरवी रख दी है। तो हमको, जब उन्होंने खुद ही अपने आप को सीरियसली लेना बंद कर दिया है, तो हमको भी उनको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो मैं कह रहा था कि अखिलेश यादव अगर निकले तो कितने समय पहले निकले, और दूसरे सोशल इंजीनियरिंग कैसी की? आपने ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ के क्या सोचा कि राजभर पीछे पीछे चला आया? आपने बाप बेटे 2 लोगों को राजभर के नाम पर टिकट दिया, 5 लोगों को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, 9 निषादों को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके लोग जीत कर आए। रिप्रेजेंटेशन का सवाल बहुत बड़ा है। अगर आप एस्पिरेशन जगाते हैं तो रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। वो नहीं चल सकता कि आपने एक नेता को बना दिया। यही हुआ है मुसलमानों के साथ, कि आपने मुसलमानों में एस्पिरेशन तो जगाया लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। तो लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, तो मुसलमानों ने जमकर वोट भी किया। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मायावती की वजह से, लेकिन वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई हैं जितना नुकसान वो उनकी पहुंचाने की क्षमता थी। उसकी वजहें अलग हैं। तो हमको देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग मुस्लिम विरोध की राजनीति है। जो 50, 55, 60 सीटें मुसलमानों को समाजवादी पार्टी देती है, वो उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से काट देती है, और उसको एमबीसी, नॉन जाटो दलितों में वो टिकट बांट देती है। तो उसका अपना कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि सवर्णों को जितना टिकट देती है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, उससे ज्यादा टिकट वो तब भी दे देती है। और जितना वो मुसलमानों को टिकट दूसरी जातियां दल देते हैं, वो टिकट वो एमबीसी और नॉन जाटो दलितों में बांट देती है। तो ये उसके लिए काम करता है। मेरा सिर्फ सबमिशन एक है कि अगर इस देश में इस बात की राजनीति होती है कि हमको मुसलमानों का वोट भी नहीं चाहिए और हम मुसलमानों को टिकट भी नहीं देंगे, तो इस देश में इस बात की भी राजनीति हो सकती है कि हम ब्राह्मणों को टिकट नहीं देंगे और हमको ब्राह्मणों का वोट भी नहीं चाहिए। फिर देखा जाएगा कि सोशल इंजीनियरिंग कैसी बनती है। इसको आजमाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से नहीं चल सकता कि अगर मायावती दलितों की राजनीति कर रही हैं और फिर आप अयोध्या में जाकर त्रिशूल लहराएं।
ये कंफ्यूजन की राजनीति है। तो जब आपका नेता ही कंफ्यूज्ड है तो आपका वोट देने वाला कितना कंफ्यूज्ड होगा आप समझ सकते हैं। सबसे बुरी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश गया था कई दिनों के लिए, वहां मैंने साफ साफ देखा कि जाट कन्विंस्ड ही नहीं है गठबंधन को लेकर। वो शुरू से कन्विंस्ड नहीं था। जो कह भी रहा था कि हम जयंत चौधरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बहुत बुझे मन से कर रहा था, मजबूरी में कर रहा था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आकर कह देगा कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, तो वो एकदम बिना कुछ कहे हुए जाकर बीजेपी को वोट कराया। वही हुआ। तो एक कन्विंसिंग अप्रोच के साथ, तैयारी के साथ, लामबंद होकर जब आप चुनाव में उतरते हैं तो उसके नतीजे कुछ और होते हैं। ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का जमाना चला गया है। ये जितना भी आकलन फेल हुआ है वो इस वजह से फेल हुआ है क्योंकि दिल्ली में बैठकर जो लोग नेतागिरी करते हैं, जो लोग पार्टियां चलाते हैं, वो आकलन कर रहे थे। और फिल्म सिटी के स्टूडियो में जो लोग बैठकर या उसके बाहर चाय की दुकानों पर जो लोग चुनाव को देखते हैं, वो लोग आकलन कर रहे थे। वहां घालमेल हुआ है। अगर जमीन पर मैं बता रहा हूं आपको, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभरों का कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है गठबंधन को। निषादों का कोई वोट नहीं गया है गठबंधन को। मौर्या का कोई वोट नहीं गया, खुद चुनाव हार गए 50,000 वोट से। तो आप, और ये जब हमारे जैसे लेमैन को वहां जाकर पता था कि नहीं जा रहा है मौर्या, वोट कर ही नहीं रहा है गठबंधन को, हमारे जैसे मूर्ख आदमी को पता था कि वहां नहीं जा रहा राजभर का वोट, नहीं जा रहा निषाद का वोट, तो क्या जो इतनी बड़ी पार्टी चला रहा है, जिसका काम है, जिसकी ड्यूटी है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को ले लेने से 4 दिन पहले या स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लेने से ये वोट हमको ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमको कुछ और करने की जरूरत है। तो सीधी सी बात यह है कि आप सिर्फ भीड़ के आधार पर, जो आपको देखने आते थे उसके आधार पर आप जज करके बैठे थे कि ये वोट भी वैसे ही चल रहा है। तो भाषण जो है ना, ये इस रिजीम में सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से बड़ा भाषणबाज इस समय देश में कोई नहीं है, जिसका नारा ही है मेरा भाषण ही मेरा शासन है। तो जो आदमी भाषण से ही शासन चला रहा है, उसको आप भाषण में कैसे हरा सकते हैं? तो आप वहां से हटिए, अभी भी मौका है। 2022 से 2024 के बीच पूरे 2 साल का मौका है। बहुत बड़ा मौका मिला है अखिलेश यादव को कि वो संसद से इस्तीफा देकर और जाकर विपक्ष में बैठे विधानसभा में, हालांकि मुझे इसमें शक है कि वो ऐसा करेंगे, और लोगों के बीच जाएं, प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लें, लोगों के मुद्दे उठाएं और अभी से तैयारी करें। जो उन्होंने इतनी शानदार बस बनाई है उसको रोके नहीं, उसको चलाते रहे अगले 2 साल तक। और मेरा दावा है कि 2024 में उसका नतीजा अच्छा देखने को मिलेगा उनको ली, क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत जरूरत है 2024 में अच्छा करने की। अगर पार्टी को चलाना है, अगर प्रासंगिक बने रहना। मैं हमेशा कहता हूं कि गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल यह है कि आप मेमोरी से अपोजिशन को खत्म कर दीजिए। वहां के लोग जानते ही नहीं है कि कांग्रेस कोई पार्टी है, जनता दल कोई पार्टी है, जेडीयू कोई पार्टी है, आरजेडी को। वो जानते हैं कि बीजेपी पार्टी है, उसी के मुख्यमंत्री हटते हैं, उसी के मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं। तो अगर 10 साल तक आप सत्ता, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सत्ता से बाहर रह गए और पूरा ही अपोजिशन बाहर रह गया, तो आप मेमोरी से वाइप आउट हो जाएंगे। और ज्यादा बड़ा खतरा जितना आज हमको दिखाई दे रहा है संकट, उससे बड़ा खतरा 2024 में है। और उसके बाद जो आएगा 2027 का चुनाव, उसमें तो पूरी तरीके से खत्म हो ही जाना है। तो इस माइन्यूट चीज को समझे जाने की जरूरत है। शुक्रिया राजीव।